तो मैं प्रीतम आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम जीएस में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज MCQ श्रृंखला के अंतर्गत आज का सब्जेक्ट है बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत बोटनी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स का महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उसको मैं डिस्कशन करवाऊंगा। तो आज का टॉपिक्स है अनुवांशिकी यानी कि पादप अनुवांशिकी यानी प्लांट जेनेटिक्स से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका मैं डिस्कशन करवाने जा रहा हूं, ताकि आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आपको लाभ मिल सके। इस फटाफट रिवीजन के तहत जो आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आपको रिवीजन हो सके, ताकि परीक्षा में आपको काफ़ी लाभ मिल सके। तो मैं सीधे आपको टॉपिक पर लिए चलता हूँ। सेट 1 का पहला प्रश्न है कि वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन है? ए में कोशिका विज्ञान, उद्विकास, अनुवांशिकी या शारीरिकी। इसका सही उत्तर है अनुवांशिकी, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 2 में दिया निम्न में से किसको अनुवांशिकी का पितामह कहा जाता है, यानी कि पिता कहा जाता है? डार्विन को, बीजमान को, ग्रीगर जोहान मेंडल को या डी ब्रीज को? तो अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ग्रीगर जोहान मेंडल, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न 3 में दिया जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन का वाल्डेयर, वाटसन, क्रिक अथवा जोहानसन? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जोहानसन, ऑप्शन डी। प्रश्न 4 में दिया कि वंशागति की इकाई क्या है? फिनोटाइप, जीनोटाइप, जीन या इनमें से कोई नहीं? ये वंशागति की सबसे न्यूनतम इकाई है जीन, ऑप्शन सी उत्तर होगा। प्रश्न 5 में दिया है कि मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया था? चिकन पी, पिजन पी, गार्डन पी या जंगली पी? ये किया था गार्डन पी, ऑप्शन सी। प्रश्न 6 में दिया है कि बारबरा मैक्लिटॉम किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? मटर, मक्का, गेहूं या चावल? ये मक्का के पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। प्रश्न 7 में दिया कि ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं? कोशिका सिद्धांत, उत्परिवर्तन, आनुवांशिकी या उपार्जित लक्षणों की सिद्धांत? तो ये 7 का हो जाएगा आपको ऑप्शन, ये हो जाएगा यदि ऑप्शन सी हो जाएगा। मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवांशिकता की तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंधित है किससे? जीन संलग्नता, पृथक्करण एवं स्वतंत्र अपव्यूहन। जीन संलग्नता, प्रभाविता, अप्रभाविता का, और सी में दिया है कि पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन, और सी इसका सी हो जाएगा उत्तर पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन एवं प्रभाविता अप्रभाविता। डी में पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन एवं जीन संलग्नता। प्रश्न 9 में दिया है मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्यों? क्योंकि वे सस्ते थे, वे आसानी से उपलब्ध थे, या उनमें बीपीआरपी लक्षण उपस्थित थे? डी में इनका आर्थिक महत्व था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 10 में दिया मेंडल की नियमों का एक अपवाद है स्वतंत्र अपव्यूहन, प्रभाविता, युग्मकों की शुद्धता, संलग्नता। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मेंडल की नियमों का अपवादन का सही हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, संलग्नता। प्रश्न 11 में दिया कि मोनो हाइब्रिड अनुपात होता है किसका? 9:9:3:3:1, 3:1, 1:1 या 2:1? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3:1। प्रश्न 12 में दिया है कि जीन्स बने होते हैं किसका बने होते हैं? डीएनए, आरएनए, डीएनए तथा आरएनए और डीएनए और प्रोटीनों का। तो ये 12 का हो जाएगा आपको डीएनए से। जीन्स बने होते हैं ऑप्शन ए का डीएनए से। प्रश्न 13 में दिया सन 1959 के कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु पुरस्कार किसे मिला था? कॉर्नबर्ग, ओकाओ, खुराना अथवा निरेनबर्ग को? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको कॉर्नबर्ग को 1959 के कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने के लिए पुरस्कार मिला था। प्रश्न 14 में दिया हो कि स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय है किसका? एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना, एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना। सी में दिया कि पैतृक लक्षणों का मिलना, और डी में पैतृक लक्षणों का मिलना, पैतृक, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको एक माता पिता के लक्षणों का अलग अलग होना, यानी कि पृथक होना, ऑप्शन ए। प्रश्न 15 में मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था? उन्होंने संतानों का गुणात्मक विश्लेषण किया, उन्होंने अपने क्रॉसों में पहले केवल एक ही लक्षण को एक बार में लिया था, सी में उन्होंने वंशावली अभिलेख रखे थे, और डी में उन्होंने मटर के पौधों का चयन किया था। तो ये सही उत्तर होगा उन्होंने मटर के पौधों का चयन किया था।
प्रश्न 16 में हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, जीन संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को के आविष्कार को सम्मानित किया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन बी। प्रश्न 17 में प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण कौन किया था? मिलर, खुराना, डी ब्रीज या केल्विन ने? ये किया था खुराना ने। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम हरगोविंद खुराना ने किया था। प्रश्न 18 में दिया है निम्न में से किसको अनुवांशिकी का पितामह कहा यानी कि पिता कहा जाता है? डार्विन, बीजमैन, डी ब्रीज, ग्रीगर जोहन मेंडल को, ऑप्शन डी। प्रश्न 19 में दिया है कि किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? मेंडल, कोरेंस, मूलर या वाटसन को? ये कहा गया है वाटसन के द्वारा, ऑप्शन डी। प्रश्न 20 में दिया है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होती है डीएनए से, आरएनए से, क्रोमोसोम से अथवा राइबोसोम से? ये होता है आपको क्रोमोसोम से, ऑप्शन सी। इस प्रकार से सेट का 1 से लेकर 20 प्रश्नों का मैंने डिस्कशन करवाया। अब मैं सेट 2 का डिस्कशन करवाऊंगा। इसमें केवल एक ही प्रश्न दिया हुआ है, तो मैं सेट 2 पर लिए चलता हूँ। सेट 2 में दिया कि अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा? मॉर्गन ने, मेंडल ने, वाटसन ने या जोहानसन ने? तो इसका हो जाएगा वाटसन ने अनुवांशिकता शब्द गढ़ा था, ऑप्शन सी। इस प्रकार से अनुवांशिकता यानी कि पादप अनुवांशिकता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उसका मैं फटाफट डिस्कशन करवाया। अब मैं आपको लिए चलता हूँ उत्परिवर्तन यानी कि उद्विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करवाने के लिए। उत्परिवर्तन यानी उद्विकास, इवोल्यूशन से महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न है उसका मैं डिस्कशन करवाने जा रहा हूँ। उसमें सेट पहला का प्रश्न दिया हुआ है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन, आइंस्टीन, डार्विन या लेमार्क ने? जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने, ऑप्शन इसका डी सही उत्तर होगा। प्रश्न 2 में दिया कि लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या था? विभिन्नताएं, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, जीवन संघर्ष, और डी में दिया कि नए अंगों का अचानक विकास। इसका सही हो जाएगा उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति, ऑप्शन बी। प्रश्न 3 में दिया है कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? लेमार्क, डार्विन, डी ब्रीज या मेंडल ने? तो ये जीवों के उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था डार्विन ने, ऑप्शन बी। प्रश्न 4 में दिया है योगतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था किसने? लेमार्क ने, डार्विन ने, डी ब्रीज ने, पास्चर ने? ये किया था आपको डार्विन ने, ऑप्शन बी। जो योगतम है वही जीवित रह सकता है, ऑप्शन बी। प्रश्न 5 में दिया है कि उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? मेंडल, अरस्तु, डी ब्रीज या डार्विन? ये उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता है आपको डी ब्रीज, ऑप्शन सी। प्रश्न 6 में दिया कि समरूप अंग होते हैं, क्या होते हैं? रचना में समान, कार्य में समान, रचना व कार्य दोनों में समान, कार्यविहीन होते हैं। तो इसका हो जाता है आपको कार्य में समान। समरूप अंग कार्य में समान होते हैं। प्रश्न 7 में दिया है कि समजात अंग क्या होते हैं? रचना में समान, कार्य में समान, अथवा रचना में असमान या रचना व कार्य दोनों में समान। ये हो जाते हैं आपको रचना में समान, यानी कि 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 8 में दिया है कि वर्ष 1809 में प्रथम बार फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जॉन लेमार्क ने जीवन के विकास के अध्ययन क्रम में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है? इसका ए में दिया है कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, बी में दिया जीवन संघर्ष, सी में दिया वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव और डी में नए अंगों का अभिभार्व। इसका हो जाएगा जीवन संघर्ष, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9 में दिया हुआ है निम्न में से कौन सा सिद्धांत उद्विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? समर्थ की उत्तरजीविता, अंगों का उपयोग अनुपयोग, नई जातियों की उत्पत्ति और जीवन संघर्ष। इसका 9 का दिया हुआ कि अंगों का उपयोग व अनुपयोग, ऑप्शन बी। ये डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था।
प्रश्न 10 में दिया है कि नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डिकेंस ने, ह्यूगो डिब्रीज ने, लेमार्क ने। ये जो आपको लिखा था चार्ल्स डार्विन ने। प्रश्न 11 में दिया निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? निकेंटिक पर्दा, कर्नाभ मांसपेशी, सामने वाले चपटे दांत और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। सामने वाले चपटा दांत जो है ये अवशेषी अंग के अंतर्गत नहीं आता, बाद बाकी सभी आता है। प्रश्न 12 में दिया है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था कौन? हैक्सले, डार्विन, लेमार्क या डी ब्रीज ने? उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो का प्रतिपादन किया था डी ब्रीज ने। प्रश्न 13 में दिया ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं लेकिन उनकी मूल रचना एक भुनीय प्रक्रिया में समानता रहती है, कहलाती क्या? अवशेषी अंग, असमजात, समरूप या डी में दिया हो कि समजात अंग। तो इसका हो जाएगा आपको समजात अंग, ऑप्शन डी। प्रश्न 14 में दिया कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है किसमें? अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। बी में दिया कि बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से। सी में दिया प्राकृतिक चयन से और डी में उपार्जित लक्षणों का वंशागति से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग से, ऑप्शन ए। प्रश्न 15 में दिया कि जीवन की उत्पत्ति हुई है पहाड़ों पर, भूमि पर, जल में अथवा वायु में? जल में। जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई है? जल में हुई है। प्रश्न 16 में दिया है कि जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? मीथेन तो था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, लेकिन ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में नहीं था। ये लिक्विड फॉर्म में था, ऑप्शन डी होगा। प्रश्न 17 में दिया है कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? गाय है, बंदर, हिरन या अथवा बाघ है? ये बंदर है, ऑप्शन बी। प्रश्न 18 में दिया कि मनुष्य में अवशेषी अंग कौन है? कर्णपल्लव पेशियां, दांत, क्षुद्रांत या कर्णपल्लव? ये 18 का हो जाएगा आपको कर्णपल्लव पेशियां, ऑप्शन ए। प्रश्न 19 का दिया हुआ कि जीवों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, पेंगुलिन, कच्छप, बाज। सी में दिया हुआ कि सालामेंड्र, अजगर, कंगारू और डी में मेढक, केकड़ा, झींगा। इसका सही उत्तर सालामेंड्रा, अजगर और कंगारू हो जाएगा। प्रश्न है जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम है? प्रश्न 20 का प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किनके द्वारा? ह्यूगो डी ब्राइज के द्वारा, लेंडरबर्ग के द्वारा, लेमार्क के द्वारा अथवा डार्विन के द्वारा? तो ये किया गया था लेमार्क के द्वारा, ऑप्शन सी। इस प्रकार से हमने 1 से लेकर 20 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। ये सभी प्रश्न था उद्विकास यानी कि इवोल्यूशन से संबंधित। अब मैं इसका सेट 2 पर ले चलता हूँ। इसमें केवल एक ही प्रश्न है। तो सेट 2 में दिया हुआ है कि पक्षियों और कीटों के पंख होते हैं अयुक्तिसंगत, पोषक, समावृत्ति या समजात? इसका हो जाएगा आपको समावृत्ति, ऑप्शन सी। इस प्रकार से हमने उद्विकास यानी कि एवोल्यूशन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उसका मैंने फटाफट रिवीजन करवाया ताकि आने वाले सभी परीक्षाओं में आपको लाभ मिल सके। धन्यवाद।